नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवन उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 7 जून से गैंगसेन में होगा विधानसभा सत्र। धामी सरकार पेश करेगी अपना बजट। जनसंवाद के जरिए सीएम धामी ले रहे हैं लोगों की राय। सीएम धामी ने देहरादून में भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास का किया लोकार्पण। मुख्य सचिव एस संधू, डीजीपी अशोक कुमार भी रहे मौजूद। पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने लिखे हैं उपन्यास। चारधाम यात्रा पर मौसम की मार। यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धंसी। करीब 10,000 श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे। यह रास्ता खुलने में लग सकते हैं 3 दिन। सीएम धामी के औचक निरीक्षण से नहीं पड़ा कोई असर। दिनेशपुर में 2 कर्मचारी मिले नदारद, तो पौड़ी जिले में सरकारी डॉक्टर्स कर रहे हैं मनमानी। प्राइवेट क्लिनिक के जरिए वसूल रहे हैं मनमाने दाम। जसपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पड़ोसी युवक पर ही लगाया था आरोप। और अब खबरें विस्तार से। 7 जून से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा। इसी सत्र में धामी सरकार अपना बजट भी पेश करेगी। इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी आएगा। बता दें कि सीएम धामी इन दिनों लगातार बजट को आम जनता के अनुरूप बनाने के लिए लगातार जन संवाद कर रहे हैं। वहीं धामी सरकार के बजट पर सभी की निगाहें हैं। खास बात यह है कि बजट पेश करने के पूर्व इसे लेकर आम जनता की राय जानी जा रही है। राज्य का बजट सामान्य जनता का बजट बने, इसके लिए नैनीताल के बाद देहरादून में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड धर्म और आध्यात्म का केंद्र है। राज्य की परिस्थिति और आर्थिकी को साथ लेकर चलना है। उत्तराखंड आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम सब अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आईआरडीटी ऑडिटोरियम में एक उपन्यास का लोकार्पण करने गए। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी, मुख्य सचिव एस संधू, पूर्व मुख्य सचिव नृप सिंह, डीजीपी अशोक कुमार मौजूद रहे। बता दें कि यह भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी द्वारा लिखे गए हैं। उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। वहीं 4 धाम यात्रा पर मौसम की मार भी जारी है। इसी बीच यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले हाईवे की सेफ्टी वॉल धंस गई है। इसमें करीब 10,000 श्रद्धालु फंस गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये सभी श्रद्धालु अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह मार्ग खुलने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हाईवे की सेफ्टी वॉल धंसने की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके चलते गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया है। आपको बताएं, हालांकि प्रशासन छोटी गाड़ियों से यात्रियों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। सभी तीर्थयात्रियों से यह अनुरोध है कि केवल 1-1.5 घंटे का संयम रखें। हमारे एनएच के जितने भी, चाहे हमारे एक्शन साहब है, चाहे सभी ने हमारे यही है या सारे कर्मचारियों ने बहुत पूरी रात रह के यहाँ पे काम किया और 1-1.5 घंटे में यहाँ पे रोड जाएगा।
सभी यात्री बस केवल 1-1.5 घंटे और संयम से काम लें और उसके बाद सारी यात्रा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी। यातायात सुचारू करने के लिए पूरी रात काम चला है। छोटे वाहन चल रहे थे, इसलिए रात्रि देर से काम प्रारंभ हो सका, लेकिन अब इसमें हम लोगों ने इस पे वाहन सुचारू करने के लिए कार्य मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पूर्ण हो जाएगा। रामनगर में तूफान और ओलावृष्टि से बगीचों में आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है। आपको बताएं, इसको लेकर बगीचों के मालिक और ठेकेदारों के आगे गंभीर संकट खड़ा हो गया है। शनिवार को जिला अधिकारी धीराज सिंह गबरेयाल के नष्ट फसलों का आकलन किया। इसी के साथ उद्यान विभाग के अधिकारियों को तत्काल पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए। तो देखिए, जो 3-4 दिन पहले आंधी तूफान आया उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे, तो वही देखने के लिए हम लोग आए हैं कि कितना नुकसान हुआ है और वो असेसमेंट हमारी टीम अभी कर रही है और 1 सप्ताह के अंदर वैसे तो कुछ धनराशि जो हमने तत्काल देनी थी वो दे दी है और जितना और एक्स्ट्रा हमें देना होगा वो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग दे देंगे सर। सारी चीज़ों में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान है अब 3rd फेज में हम लोग रामनगर में भी करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे हल्द्वानी में हमने किया, नैनीताल में हमारा चल ही रहा है, तो रामनगर एरिया में भी हम लोग उसको अतिक्रमण हटा रहे हैं। और मालवा में जो खनन चल रहा है सर, इसके लिए उसमें देखिए दोनों टीमें, जो हमारी फॉरेस्ट की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इनको संयुक्त रूप से काम करना होगा। और अब खबर जसपुर से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पीड़िता के परिजनों ने पड़ोसी युवक पर घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। कि एक 12 साल की लड़की है, उसके साथ किसी उसके पड़ोसी ने बलात्कार किया है उसके घर में जाकर, तो हमने उसी धाराओं में दोनों पंजीकृत किया और उसे आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय से पेश किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आ गई? पीड़ित का मेडिकल करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं। उत्तराखंड प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों की तैनाती के लिए छापा मार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी बेखौफ होकर अपने सरकारी कार्य को छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। मामला पौड़ी जिले के अंतर्गत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटीसैंड का है, जहां कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा नगर पंचायत सतपुली में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। साथ ही डॉक्टर द्वारा मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी डॉक्टर द्वारा अपने सरकारी समय में प्राइवेट क्लिनिक में बैठकर प्राइवेट क्लिनिक चलाया जा रहा है। साथ ही बताया कि डॉक्टर द्वारा मरीजों से मनमाने दाम भी वसूले जा रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोगों द्वारा मेरे को कई बार अवगत कराया गया कि जो नगर पंचायत सतपुली में एक सरकारी डॉक्टर है और वो सरकारी डॉक्टर यहाँ पर एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। और जो हमने भी देखा है या कई लोगों ने भी हमें बताया है कि वो डॉक्टर जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से ही अपने क्लिनिक पे बैठ जाता है। तो सुबह 9 बजे का जो समय है वो अपने संस्थानों में जाने का है, और डॉक्टर को जब पूछा जाता है कि आप सरकारी टाइम में आपका तो आज ड्यूटी का टाइम है और सुबह 9 बजे 10 बजे आप अपने क्लिनिक में बैठे हैं, तो डॉक्टर का जवाब यह देखने को मिलता है कि मैं सुबह 5 बजे से अपनी ड्यूटी पर हूँ। और जैसे कि वो RBSK में है तो उनका कार्य जो है स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में जाने का है, तो सुबह 5 बजे कौन सा आंगनबाड़ी और कौन सा स्कूल खुलता है, तो ये सरासर झूठ है। और सबसे पहले इस संबंध में हमने जो है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी CMO को जो है कि अवगत कराया, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि किसी भी प्रकार का सरकारी कर्मचारी अपने ड्यूटी के समय में यहाँ प्राइवेट क्लिनिक चलाता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है। कोई सरकारी डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी अपने फायदे के लिए अपना निजी क्लिनिक या निजी व्यवसाय चलाता है तो वो गलत है। तो इस संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि सरकारी जो धन का दुरुपयोग है, एक किस्म से अगर कहें तो सरकारी धन का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को चूना लगा रहे हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं और साथ में अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, तो दो वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है और इसके खिलाफ हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी
आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाई नहीं लिख सकते। दूसरा ये है कि सुबह 5 बजे कोई जो है आंगनवाड़ी का हमने सुनने में नहीं आया कि आंगनवाड़ी सुबह 5 बजे जो है खुलती हो। नियमानुसार तो जो है सरकारी डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। बाकी अब सब ऐसे ही चल रहे हैं। नहीं, इस तरह का तो कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है मामला, और आप ही के द्वारा भी ये जो अवगत कराया गया है मुझे, इस संबंध में मैं अपने एमओआईसी से भी मैंने अभी जो है पूछताछ की है, और इसकी जांच करा के जो भी अगर ऐसा कृत्य है तो निश्चित रूप से इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हमारे यहाँ वैसे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है पोस्टेड, ये RBSK में रखे गए हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, और उसमें जो है आयुर्वेद वालों को भी रखा गया है। नहीं, क्लिनिक में अगर एलोपैथिक दवाई दे रहे हैं वो एक अलग इशू आ जाता है। देखिए ना, पहली बात तो यह क्लिनिक ही जो है उन्होंने कैसे खोला है, लेकिन अगर उसमें क्लिनिक में बैठ करके भी आयुर्वेदिक दवाई दे रखे हैं तो वो अलग विषय हो गया, उसकी अलग से जांच कराई जाएगी। बाकी ये तो RBSK टीम में हमारे यहाँ है, और अगर ये ड्यूटी समय में अपना क्लिनिक खोले बैठे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी इन पर। दिनेशपुर में तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने पंचायत कार्यालय में औचक निरीक्षण किया, जिसमें 2 कर्मचारी नदारद मिले, लेकिन कुछ ही देर में दोनों कर्मचारी पहुंच गए। छापामारी के दौरान नगर पंचायत कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारी एवं अधिकारी समय से उपस्थित हों एवं जनता का कार्य समय से हो। नगर पंचायत में आने का कारण ये रहा कि जो शासन की मंशा है कि कार्यालयों में समय से सारे अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति हो, और जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो, उसी के दृष्टिगत रखते हुए जो अचानक ये परीक्षण करने के लिए निरीक्षण किया गया कि नगर पालिका दिनेशपुर में कर्मचारी टाइम से उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मैं 10:15 बजे कार्यालय जब निरीक्षण किया गया, उस टाइम पर EO और जो है इनके अकाउंटेंट अनुपस्थित थे, और कुछ विलम्ब से उपस्थित हुए, जिनको जो है भविष्य में इस प्रकार के विलम्ब की चेतावनी देते हुए समय से कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, तथा यदि किसी कार्यवश बाहर जाना होता है तो उनको मूवमेंट रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए। और बाकी अनुच्छेद अनुपस्थित मिले, जिनके एक दिन के वेतन कार्ड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथुवाला में तकनीकी शिक्षा की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश की बड़ी 72 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, कोविड-19 के दौर में 2 साल से कोई भी इंटरव्यू कंपनियों की ओर से नहीं किया गया था, जिसके मद्देनजर तकनीकी शिक्षा की ओर से 72 कंपनियों को आमंत्रित किया गया, और जिसमें देश भर की 72 कंपनियों ने शिरकत की। हालांकि तकनीकी शिक्षा के सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक 5500 पद तमाम कंपनियों में खाली हैं। उसके लिए कैंपस इंटरव्यू का कार्यक्रम पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया, जिसमें 2000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। 166 बच्चे हैं जो इस साल के भी हमारे पास आउट्स हैं, और जो पिछले 2 साल के भी जो कोविड के दौरान जो हमने प्लेसमेंट्स का जो हमने इसको रोज़गार मेला को आयोजित नहीं किया था, तो उन सबको भी हमने इनवाइट किया है। और लगभग 72 कंपनीज़ आई हैं यहाँ पे, सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, काफ़ी इसमें ब्लू चिप कंपनीज़ भी हैं, और कुल करीब 5500 वैकेंसीज़ हैं जो इन्होंने हमें बताया है। तो उस हिसाब से हमें पूरा हमें विश्वास है कि सारे बच्चे हमारे जो प्लेस हो जाएंगे। और आज ये जो मेला है लगभग शाम तक चलेगा। इसमें इंडस्ट्रीज़ के साथ में भी हमने एक इंटरेक्शन किया था, तो इसका मूल उद्देश्य ये था कि हमारा जो कोर्स करिकुलम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में लगातार विस्तार होता रहता है, एडवांसमेंट होता रहता है, तो उसमें जो इंडस्ट्रीज़ की आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार हम बच्चों की ट्रेनिंग में क्या क्या सुधार ला सकते हैं, करिकुलम में क्या सुधार ला सकते हैं, और साथ साथ जो बच्चों को हम प्रैक्टिस के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए जो इंडस्ट्रीज़ में भेजते हैं, तो उसके मोडालिटीज़ क्या होंगे, हम कितने समय के लिए आइडियली भेजें बच्चों को, जिससे कि उनके जो रोज़गार की संभावनाएं हैं और नई टेक्नोलॉजी में उनका जो प्रशिक्षण है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पौड़ी में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बताएं, इसमें 18 आयु से अधिक कम उम्र के महिला व पुरुष प्रतिभागियों ने शिरकत की। प्रतियोगिता में प्रथम से लेकर 5वें स्थान में आने वाले प्रतिभागियों को जिलाधिकारी पौड़ी व स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी के द्वारा सम्मानित किया गया। धन्यवाद।
आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है युवा खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ। शक्तिगढ़ उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील विश्वास ने 3,867 मतों में से 1,531 मत प्राप्त कर निर्दलीय प्रत्याशी सुमित मंडल की 43 वोटों से मात दी है। निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए श्री सुनील विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, इनको 1531 मत प्राप्त हुए हैं और इन्हें विजय घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर श्री सुमित मंडल रहे, इनको 1488 मत प्राप्त हुए। तीसरे नंबर पर श्री रमेश राय रहे, इन्हें 804 मत प्राप्त हुए। नोटा 5 मतपत्र 39। विश्वास यहाँ से विजय घोषित किए। पार्टी के कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री गौरव बहुगुणा ने जो मेरे ऊपर दायित्व दिया है, इसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। हाँ, उनका तो भरपूर कोशिश करेंगे हम। प्राथमिकता तो स्वास्थ्य केंद्र का होगा, जहाँ पर मरीजों का मतलब इलाज सही ढंग से हो और हर पब्लिक के बीच में मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।